प्रिय मित्रों, नमस्ते। मैं कुछ अपनी नई प्रकाशित पुस्तक के बारे में बताऊं। उसके पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं नंदूरी राजगोपाल संप्रति केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में मैं सह आचार्य इस नाते से आंग्ल भाषा और साहित्य विभाग में कार्यरत हूं। और यहाँ पर एक केंद्र है, सेंटर फॉर ट्राइबल लिटरेचर ऑफ अमेरिका, उसका केंद्र निदेशक भी हूँ। और साथ ही विश्वविद्यालय का मैं एडिशनल डायरेक्टर रिसर्च इस नाते से कार्यभार देख रहा हूँ। मैं लगभग 3 दशकों से शिक्षण के ही कार्य में हूँ। हालांकि मेरी जो पुस्तक है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, वो शिक्षण से संबंधित नहीं है। वो मेरे एक व्यक्तिगत अनुभव है और एक यात्रा अनुभव है जिसको मैंने पुस्तक का स्वरूप दिया हुआ है। आज जिस पुस्तक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो पुस्तक है अनवेलिंग द ट्रेल्स, कुकुम सेरी टू रोहतांग। ये पुस्तक है जिसके बारे में मैं आपसे मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, उन अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करना का प्रयास करूंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये एक ऐसी यात्रा है जिसने मुझे हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के दिल की गहराइयों में ले गया। और बेसिकली ये जो मेरी यात्रा थी, एकदम अनियोजित थी और अनप्लान्ड था। और जो एक भूगोल की तरह सडनली इट हैज टेकन अनपेक्षित मोड़, चुनौतियों और सुंदरता और आत्मखोज के गहरे क्षणों से भरी मेरी ये यात्रा थी, जिसका मैंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। ये सभी जो घटनाक्रम मैं इस पुस्तक में आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये 1998 में प्रारंभ हुई। मेरी ये जो यात्रा इसमें वर्णन की गई है, वो 1998 में शुरू हुआ था। मैं मूलतः हिमाचल से नहीं हूँ, तो हिमाचल में जब मैं आया तो मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ के शांत वातावरण में मैं उस नैसर्गिक सुख का अनुभूति करूंगा जिसके लिए सामान्यतः यहाँ पर लोग आते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मेरी नियुक्ति हुई 1996 में, तो मैंने ये तय किया था कि हिमाचल के प्रत्येक स्थानों पर मैं जाऊंगा और वहाँ की जो नैसर्गिक सुंदरता है वो देखूंगा। लेकिन जिस क्षेत्र के बारे में मैंने इस पुस्तक में वर्णन किया है, वो बहुत ही दुरूह और दुर्गम स्थान है। और एक साथ इसे लाहौल और स्पीति कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा जिला है। लाहौल स्पीति वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से ढका होता है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण। शुरू में जब मैं यहाँ पर जाने की योजना बना रहा था, तो एकमात्र उद्देश्य था कि मैं जा करके उन घाटियों का अवलोकन करूंगा। लेकिन अवलोकन करते समय मुझे कई बार ऐसा लगा कि मुझे इन चीजों को कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। तो छोटे मोटे जो मेरे अनुभव होते थे, कई स्थानों पर जाना, मिलना लोगों से, उसको मैंने नोट किया। लेकिन ये कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये जो छोटे छोटे जो नोट्स हैं, स्निपेट्स हैं, इनको एक किताब में परिवर्तित कर पाऊंगा।
लेकिन समय के साथ साथ मेरी जो इस यात्रा के जो दस्तावेज थे, इसको एकत्रित करके एक पुस्तक का रूप देने की जो एक इच्छा थी अंदर, वो मजबूत होती गई। और कई लोगों के साथ जब मैंने इसके बारे में चर्चा की, तो चर्चा के दौरान लोगों से जो मुझे प्रोत्साहन मिला, लोगों ने बड़ी मेरी सराहना की। कहने लगे कि आप जब बहुत कुछ अन्य अन्य विषयों पर लिखते हैं, तो इन अनुभवों को भी आप शब्दबद्ध क्यों नहीं करते हैं? तो आपको इनको लिखना चाहिए। और मेरे मित्रों के प्रोत्साहन की वजह से, जिन्होंने भी मेरी ये कहानियां सुनी, उससे प्रोत्साहित होकर के मैंने इसे एक पुस्तक का स्वरूप दिया। लेकिन जब 1998 में मैं गया था, तो संभवतः मैं इतना तैयार नहीं था। मैंने योजना ही मेरी योजना वहां से कोई पैदल बर्फ पर चल करके आने की एकदम नहीं थी। क्योंकि मैं एक सरकारी कार्य से गया था, तो मेरी योजना पूरी तरह से उसी प्रकार से बनी हुई थी। परंतु दुर्दैव से घटनाक्रम ने कुछ इस प्रकार से मोड़ लिया कि मुझे पैदल लगभग 150 किलोमीटर उस बर्फ के रेगिस्तान पर चलते हुए आना पड़ा। तो जब 1998 में मैं वहां पर गया, तो उस समय मेरे पास जो कैमरा था या मेरी जो तैयारी थी ठंड से लड़ने की भी, वो बहुत ही सीमित थी। तो पहली बार जब गया तो कैमरा कुछ काम किया, कुछ नहीं किया। फिर 2010 में मैंने फिर से लाहौल स्पीति के लिए एक और अभियान की तैयारी की। और 2010 पर में जब मैं वापस आया, तो लाहौल में, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लगभग 10-12 वर्ष बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। इसका मतलब ये है कि लाहौल स्पीति एक ऐसा स्थान है जहां पर अभी तक कोई भी चीज नहीं बदला है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है वहां की जो विषम परिस्थितियां हैं, उसके कारण। आधुनिक सभ्यता पहुंची जरूर है, परंतु वो वहां की उस सांस्कृतिक विरासत को, या जिसको हम कह सकते हैं, जो वहां पर भौगोलिक जो सीमाएं हैं, उनके कारण वहां पर कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। और 98 में जाने के बाद जब 2000 में गया, तो भी मैंने देखा कि अ, यहाँ का जो भूदृश्य है अब भी समय की गति से अछूता और अनंत कालिक था। अनंत कालिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी भी जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं है। और वो जिस दुनिया से हम जाते हैं, उस दुनिया से और इस दुनिया में बहुत अंतर अभी भी है। ये जो मेरी पुस्तक है, ये आपको, जब आप इसको पढ़ेंगे, तो ये बताएगी कि मैंने किन चुनौतियों का सामना किया। कई चुनौतियां आई, नौकरशाही बाधाओं से गुजरना पड़ा। आपको इस प्रकार की बाधाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन समस्याओं से मैं दो चार हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय और इस समय की स्थिति में बहुत अंतर है। उस समय अटल टनल नहीं बना था, और अटल टनल ने क्या किया है कि 45 किलोमीटर की दुरूह यात्रा को केवल 9 किलोमीटर में बांध करके रख दिया है। और 9 किलोमीटर की भी वो जो यात्रा है, वो बहुत सुखद है। बाहर कितनी भी बर्फबारी हो, लेकिन आप बड़े आराम से लाहौल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस समय मैं गया था, उस समय हेलीकॉप्टर से ही जाया जाता था, और या फिर पैदल, दूसरा मार्ग पैदल था। तो चूंकि मेरी सरकारी यात्रा थी, तो हेलीकॉप्टर से गया था। लेकिन हेलीकॉप्टर की भी जो यात्रा होती है, वो बहुत ही चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग, और जब उसको क्रॉस करते हुए हेलीकॉप्टर जाता है, तो बहुत ही खतरनाक मौसम से आपको दो चार होना पड़ता है।
तो ये सब मैंने अनुभव किया है और इसको भी मैंने शब्दबद्ध किया है। और उस दूसरी दुनिया का, यानी मैं लाहौल की बात कर रहा हूँ, उस दुनिया की सुंदरता का जीवंत तस्वीर मैंने अपने मनोयोग से और सामर्थ्य के अनुसार उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो मैंने वहाँ पहुंचने के बाद देखा है। जैसे ही मैं हेलीपैड पर उतरा तो चारों तरफ बर्फ का एक विशाल विस्तार, पहाड़ों के दिल से निकलने वाले ग्लेशियर और चंद्रभागा नदी, जिसे हम चिनाब के नाम से भी जानते हैं, जो पाकिस्तान चली जाती है, उसकी जो मधुर गुंजार है, वो आपसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन आपको उसकी आवाज बहुत अच्छी तरह से हर जगह पर सुनाई देती है। और जैसे जैसे मैं इस क्षेत्र में अंदर जाता गया, इसकी समृद्ध संस्कृति में डूब गया। यहाँ पर आप जा करके देखेंगे तो हिंदू और बौद्ध परंपराओं के बीच सामंजस्य और प्रशंसनीय प्राकृतिक दृश्यों के बारे में मुझे पता चला, जो यहाँ पर रह करके तो नहीं पता चलता है। इनफैक्ट बौद्ध और हिंदू संस्कृति एक ही घर में समान तरीके से उसका अनुपालन करते हैं। परिवार एक ही है, परंतु बौद्ध परंपराओं का भी वो निर्वहन करते हैं और साथ ही साथ हिंदू परंपराओं का भी निर्वहन वो करते हैं। और ये प्राकृतिक दृश्य को देख करके वहाँ के जो रहस्यमय लोक कथाओं में लिपटे हुए प्राचीन मंदिर, उनका पता लगाया, और कठिन सर्दियों और भयंकर चुनौतियों के बावजूद स्थानीय जो लोग हैं उनका लचीलापन, वो भी देख करके बहुत अच्छा लगता है। मैंने मंदिरों के बारे में बताया। यहाँ के जो मंदिर हैं वो बहुत ही प्राचीन, इतने प्राचीन हैं कि उनका जो संबंध है वो महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक श्री त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, उसको हम त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। अगर आप पर्यटन के मानचित्र पर देखेंगे तो लाहौल में वो त्रिलोकीनाथ मंदिर के ही नाम से आपको मिलेगा। परंतु उस मंदिर का संचालन बौद्ध रीति के अनुसार, बौद्ध और हिंदू रीति दोनों का मिश्रण आपको वहां पर दिखाई देगा। इस मंदिर के बारे में भी बड़ी रोचक कथा है। उस कथा को भी मैंने यहाँ पर संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है। और उस विग्रह को आप देखेंगे तो आपको, वैसे तो हमें ऐसा लगता है वो साक्षात शिव ही है, परंतु अ, अवलोकितेश्वर देव हैं वो। और बौद्ध मान्यता के अनुसार उन्हें पद्म संभव, आचार्य पद्म संभव यहाँ आए थे, तो उनसे भी उसे जोड़ करके देखा जाता है। तो ये चीजें जो हैं मैंने अपने इस पुस्तक में दी है। फिर वहां पर आपको एक मृकुला देवी का मंदिर भी मिलेगा, और उस मृकुला देवी मंदिर की भी जो कथा है वो आपको प्राचीन महाभारत काल से ही जोड़ती हुई मिलेगी। ऐसी एक मान्यता है कि पांडव जब अज्ञातवास कर रहे थे तो उन्होंने इस मृकुला देवी मंदिर की स्थापना की थी, क्योंकि संपूर्ण मंदिर अंदर से अगर आप जा करके देखेंगे तो वो काष्ठ का बना हुआ है। और उस काष्ठ में आप बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उस पर दशावतार का पूरा चित्र उकेरा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अलौकिक और सुंदर मंदिर है, जहाँ पर बैठ करके आप आध्यात्मिक अनुभूति भी करते हैं। मेरी इस पुस्तक उन चुनौतीपूर्ण जो ट्रैक्स हैं उनका भी वर्णन करता है, जिसे मैंने स्वयं अनुभूत किया है। जब मैं वहां पर गया, मैं वहां से वापस आते समय एकाएक हमें सूचना मिली कि हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो कुछ समय के लिए स्थगित हो गई है। मैं काफी घबरा गया कि अब कैसे होगा। तो फिर आनंद फानन में पैदल ही निकल पड़ा कि किसी तरह से मैं उस स्थान और बर्फ से छूटना चाहता था।
और मुझे मालूम नहीं है कि मेरा ये निर्णय सही था या नहीं था, लेकिन इस निर्णय की ही परिणति है कि आज ये पुस्तक आपके सामने आई है। मैं यानी कुकुमसेरी जो गांव है वहां से लेकर बर्फबारी हुई थी। कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहां पर बर्फ नहीं था। तो उस बर्फ पर एकदम अनप्लान्ड तरीके से, इल एक्यूब्ड तरीके से मेरे पास उस विपरीत मौसम के लिए मेरे पास ठीक प्रकार से वस्त्र भी नहीं थे, जूते नहीं थे। लेकिन उतने विषम परिस्थितियों में भी मैं किस तरह से बचा हूँ, इन सब चीजों की मैंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। क्योंकि मैं प्रारंभ में जब गया था तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इस तरह की कोई दुरूह यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए बीच में जब मुझे अवकाश मिलता था, एक दिन का, दो दिन का, तो मैंने एक गांव है वहां से, कुकुमसेरी से, उदयपुर से केलौन की तरफ झालमा करके, तो मुझे लगा कि मैं झालमा भी जाऊं और देख लूं, क्योंकि वापस तो मुझे हेलीकॉप्टर में जाना है। लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा समाप्त हो गई। तो बीच में मैं झालमा भी गया। एक बहुत ही मनमोहक गांव है, और इस गांव के आसपास काफी ऊंची पहाड़ियों पर बहुत ही बहुत ही अ, विचित्रताओं से भरी इस प्रकार के वहां पर कुछ स्थान है जिनको आपने निश्चित रूप से देखना चाहिए। वहाँ के जो स्थानीय लोग और उनके रीति रिवाज, उनके त्योहारों के बारे में मुझे पता चला, जिसके लिए मैं 26 किलोमीटर पैदल चल करके गया। क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा बर्फबारी हो गई थी कि जमीन, सड़क वगैरह टूट गए थे। तो जो इनर लाइन ट्रांसपोर्ट था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। पैदल ही एक मात्र जाने का साधन था। उसके बाद वो जालमा को देखा मैंने, और वहां से निकलने वाली जो एक नीलकंठ महादेव से निकलने वाले उस प्रपात को भी मैंने देखा। ये सब बहुत सुंदर स्थान है जहां आप जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस पुस्तक में अपने एक बहुत ही भयावह अनुभव का भी वर्णन किया है। जब एक जमे हुए नदी से मैं गुजर रहा था, और जैसे ही मैंने क्योंकि जमा हुआ था उसके ऊपर बर्फ की सिल्लियां थी, और जैसे ही मैं उस सिल्ली से कूद करके किनारे गया, और उसके बाद मुझे पता चलता है, पीछे से आवाज आती है, और वो जो बर्फ की सिल्ली थी वो एकदम से टूट करके नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक संभावित जानलेवा इस प्रकार की एक घटना थी जिससे मैं एकदम बाल बाल बचा। और ऐसे वहाँ का जो भूगोल है, वहाँ की जो प्रकृति है, वो कई बार बहुत निर्दयी हो जाती है। और इसीलिए इस पुस्तक के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास किया है कि सावधानी पूर्वक योजना बना करके इस प्रकार की यात्रा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये एक संदेश मैं इस पुस्तक के माध्यम से देने का प्रयास किया है। इसके अलावा इस पुस्तक के माध्यम से मैंने उन अनुभवों को व्यक्त करने की भी कोशिश की है, प्रयास किया है, जिनको शब्द में बांधना लाहौल स्पीति बेसिकली जो कच्ची सुंदर वो सुंदरता जो है वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। उस पर कोई भी आधुनिकता का प्रभाव नहीं है। इसलिए मैंने उसे कच्ची सुंदरता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताओं को कच्ची सुंदरता के साथ कठोर जीवन को भी मैंने इस पुस्तक में स्थान दिया है। और जब आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रकृति कितनी अजेय है, कितनी दुर्गम है, कितनी शक्तिशाली है। और उसके विपरीत मानव आत्मा का जो एक लचीलापन है वो इसकी गवाही देता है। और साथ ही साथ
ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस आपको वहां पर दिखाई देता है जब आप इतने उत्तुंग पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं। तो वहां पर आपकी जो स्थिति होती है मनुष्य मात्र के नाते से, आप बहुत ही लघु हो जाते हैं। तो ये अनुभव भी वहां पर मैंने किया है, जिनको मैंने यहाँ पर शब्दावली किया है। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ कि हिमाचल आइए और प्रकृति के इन सौंदर्य से परिपूर्ण वादियों को आप देखिए। और हमारे जीवन का वास्तव में भारतीय जीवन के जो मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, वही हमारा जीवन का अंतिम सत्य है। मटेरियल तो बहुत ही सतही स्तर पर रहता है, लेकिन इन स्थानों पर आकर के जीवन के वास्तविकता से और जो जीवन का जो यथार्थ है वो आप है उसमें आप आइए और डुबकी लगाइए। का जो एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का एक जो कवायद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और इसका आनंद लेंगे। मैं इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए अध्ययन प्रकाशन को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इस पुस्तक के आवरण को एक बहुत ही सुंदर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये पुस्तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इस पुस्तक के माध्यम से लाहौल स्पीति और विशेष करके हिमाचल को आप देखने और जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद।